जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संतोष कुमार आपको आज ये बताने वाला हूँ कि भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। अब ये जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बीता हुआ शनिवार यानी 25 दिसंबर 2023 को भारत आ रहे एक समुद्री जहाज जिस पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था, उस समुद्री जहाज का नाम था चेम प्लूटो और ये इजराइल से एफिलिएटेड था। ये सऊदी अरब से भारत के न्यू मंगलुरु जो कर्नाटका में है यहाँ पर आ रहा था। इसमें क्रूड पेट्रोलियम भरा हुआ था। जब ये समुद्री जहाज वेरावल एक स्थान है गुजरात में और समुद्री तट पर स्थित है। वेरावल के आगे जो बेस लाइन है यानी कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन जिसको आधार रेखा कहते हैं, यहाँ से 220 नॉटिकल माइल की दूरी पर चेम प्लूटो पर किसी के द्वारा ड्रोन अटैक कर दिया जाता है। अब सवाल ये भी है कि ड्रोन अटैक किसके द्वारा किया गया। जहां तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका का ये कहना है कि ये ड्रोन अटैक ईरान की जमीन से और ईरान के द्वारा ही किया गया है, जबकि अन्य बहुत सारी ऐसी जो खुफिया जानकारियां हैं उनके हिसाब से ये जो ड्रोन अटैक है चेम प्लूटो पे, आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये ड्रोन अटैक हूतियों के द्वारा किया गया है। चेम प्लूटो पे जो हमला हुआ है वो भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से महज 20 नॉटिकल मील आगे ही हुआ है। भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहां तक है, ये गुजरात का तट है और यहां से 20 नॉटिकल माइल यानी कि अगर कुल बेस लाइन यानी तट रेखा से थोड़ा सा आगे का जो काल्पनिक रेखा है वहां से अगर कुल दूरी की बात किया जाए तो 220 नॉटिकल माइल की दूरी पर यह हमला हुआ था। चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र आखिर होता क्या है। दोस्तों, यह है हमारा प्यारा भारत और हमारे प्यारे भारत का ये जो भूभाग है इसको मुख्य भूमि कहते हैं। ये है लक्षद्वीप समूह और जबकि ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो या लक्षद्वीप हो या भारत का मुख्य भूमि हो, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है इस पर भारत का संपूर्ण नियंत्रण है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत की इतना भूभाग पर संपूर्ण संप्रभुता है। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत का जो समुद्र तट है, जैसे कि ये है पश्चिमी तट यानी भारत का पश्चिम हिस्सा का जो समुद्री तट है ये वाला, और ये है भारत का पूर्वी हिस्सा का समुद्री तट। तो समुद्री तट से सटा हुआ जो समुद्री भाग है क्या उस पर भी भारत का अधिकार है और उसमें भी कितना समुद्र पर कितना अधिकार है, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। किसी भी देश का उसके भूभाग पर संपूर्णता के साथ अधिकार होता है यानी पूर्ण अधिकार होता है। जैसे कि ये है अफगानिस्तान, ये है ईरान, तो ईरान का जो भी भूमि है उस पर अधिकार किसका है? ईरान का है। लेकिन समुद्र पर भी क्या अधिकार उस देश का हो सकता है? जैसे कि ये ईरान है, ईरान के नीचे ये जो समुद्र है क्या इस पर भी ईरान का अधिकार है? जैसे कि ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के नीचे भी समुद्र है, अरब सागर है, तो अरब सागर में कितना अधिकार है पाकिस्तान के पास और किस तरह का अधिकार है पाकिस्तान के पास? यानी किसी भी देश का उसके समुद्री तट से आगे समुद्र में कितना अधिकार होता है, इसी को मैं आपको समझाने वाला हूं। हमारे प्यारे देश भारत के एग्जाम्पल से मैं आपको अभी बताने वाला हूं और भारत का भी जो ये पूर्वी तट है उसके एग्जाम्पल से चलिए आपको समझाते हैं। दोस्तों, किसी भी देश का जो समुद्री रेखा होता है वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। ये तो एक मैप है तो मैंने आपको इस तरीके से एक लाइन खींचकर दिखा दिया है। एक्चुअली में जो होता है वो जिगजैग पाथ होता है। एक्चुअली में जो समुद्री तट होता है वो जिगजैग पाथ लिए हुए होता है। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि जो एग्जैक्ट स्थिति है वैसा कुछ मैप बनाया जाए, खासतौर पे जो भारत का पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ मैंने जिगजैग जो पाथ है वो बना दिया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको और भी कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ में आने लगेगा। जैसे कि मान लिया कि यहाँ एक समुद्री जहाज है, क्या यहाँ पर एक समुद्री जहाज है, यहाँ पर किसी क्षण इस समुद्री जहाज में आप हैं, क्या इस समुद्री जहाज में आप हैं। अब सवाल ये है, किसी भी क्षण जब आप समुद्री जहाज में हैं आपसे ये पूछा जाएगा कि आप भारत से कितनी दूरी पे हैं। क्या पूछा जाएगा? आप भारत से कितनी दूरी पे हैं किसी भी समय। मान लिया कि 3:15 शाम का समय है, किसी भी क्षण तो आप यहाँ पे हैं, आप बहुत ही स्मार्ट हैं, तो आप कितने दूरी पे हैं इसका मेजरमेंट किस तरीके से होगा? तो इसका जो मेजरमेंट है बेस लाइन से होगा। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ये क्या है? बेस लाइन। बेस लाइन को ही आधार रेखा कहते हैं, बेस लाइन को आधार रेखा कहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया चेम प्लूटो का कि चेम प्लूटो पर 220 नॉटिकल माइल जो डिस्टेंस है वेरावल से और वेरावल के आगे जस्ट आगे जो बेस लाइन है वहां से। तो चलिए समझते हैं आखिर बेस लाइन होता क्या है। देखिए अभी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया कि किसी भी क्षण आप यहाँ पर है, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में आप किसी क्षण समुद्र में हैं। अब सवाल ये है, आपसे ये पूछा जाएगा, जो क्रू मेंबर हैं, कैप्टन है, आप सवाल पूछे या वो आपसे सवाल पूछे कि आखिर कितने दूरी पर आपका लोकेशन है भारत से,
यानी भारत के समुद्री तट से आप कितने दूरी पे हैं। तो जो डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा वो बेस लाइन से होगा। ये जो डॉटेड लाइन है इसको बेस लाइन यानी आधार रेखा कहते हैं। यहीं से दूरी को मापा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जो सबसे जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से बनेगा और कहाँ से मेजरमेंट करना है, इस बेस लाइन से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समुद्र में कोई भी दूरी मापा जाता है तो वो बेस लाइन से ही मापा जाता है। अब सवाल है कि आखिर बेस लाइन यानी आधार रेखा होता क्या है। इसके लिए आपको दो तस्वीरों को यहाँ पर देखना होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर दो तस्वीर दिख रहा है। एक तस्वीर जो दिख रहा है यहाँ पर जो समुद्र का पानी है वो पीछे की तरफ है, जबकि जो दूसरा तस्वीर है वहाँ पर समुद्र का पानी आगे की तरफ आया हुआ है। जहाँ पर समुद्र का पानी पीछे है उस स्थिति को कहा जाता है भाटा यानी कि लो टाइड, और जहाँ पर समुद्र का पानी आगे की तरफ आया हुआ है उस स्थिति को कहा जाता है हाई टाइड। हाई टाइड यानी कि ज्वार। तो ये है ज्वार और भाटा। एक और एग्जाम्पल से समझिए, दो तस्वीर आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ज्वार यानी कि हाई टाइड और भाटा यानी कि लो टाइड होता क्या है। जो पहला तस्वीर है आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो जल का लेवल है, जो वाटर लेवल है वो ऊपर तक है, यानी समुद्र का पानी आगे की तरफ आ चुका है, ज़्यादा आगे की तरफ आया है, जिस वजह से क्या हुआ, जिस वजह से पानी का लेयर ऊपर उठ चुका है और जो जहाज उसमें है वो ऊपर की तरफ उठ गया है। तो ये जो स्थिति है इसको ज्वार कहते हैं, हाई टाइड। जबकि दूसरा जो तस्वीर आपको दिख रहा है यहाँ पर समुद्री जहाज नीचे की तरफ चला गया है, यानी पानी घट गया है, इसको कहते हैं भाटा यानी कि लो टाइड। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आखिर ज्वार भाटा होता क्या है। अब चलिए वापस आते हैं बेस लाइन पे। देखिए जो लो टाइड का अवस्था है, क्या लो टाइड का अवस्था है जब पानी पीछे की तरफ होता है, तो उस समय पानी का वो हिस्सा जो ज़मीन के साथ, यानी दूसरे शब्दों में कहे कि बालू के साथ टच कर रहा है और वहाँ से जो लाइन क्रॉस कर रहा है उसी लाइन को कहा जाता है बेस लाइन यानी कि आधार रेखा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बेस लाइन है, जो एक काल्पनिक रेखा है, इसका निर्माण किस तरीके से होता है। अब आपको दोस्तों ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर बेस लाइन का निर्माण क्यों किया गया। तो बेस लाइन का निर्माण दो कारणों से किया गया। पहला कारण यह है कि जो समुद्र का तट है किसी भी देश का, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, कोई भी देश, वो जिगजैग होता है, वो एक्चुअली में इस तरीके से होता है। और अगर कोई समुद्री जहाज यहाँ पर है तो दूरी मापने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए एक काल्पनिक रेखा जो समुद्र का तट है उसके आगे एक बना दिया जाता है, वहीं से डिस्टेंस को, दूरी को मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बेस लाइन। बेस लाइन के अंदर पानी का जो भी हिस्सा है उसको कहा जाता है आंतरिक जल, क्या, इंटरनल वाटर। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इंटरनल वाटर क्या है, तो जो बेस लाइन है, और बेस लाइन कहाँ है, समुद्र के तट से थोड़ा सा आगे, तो बेस लाइन के अंदर जो भी पानी है समुद्री तट के आसपास उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा इंटरनल वाटर। देखिए कई बार होता क्या है कि समुद्र का पानी यहाँ तक थोड़ा अंदर की तरफ आ गया, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर एक अवरोध है, तेज़ धारा आया, पानी यहाँ तक आ गया, लेकिन अब पानी निकल नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर एक तालाब जैसा निर्मित हो गया, एक झील जैसा निर्मित हो गया। तो ये क्या है, ये इंटरनल वाटर यानी आंतरिक जल का एग्जाम्पल है। दोस्तों आखिर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी देश का उसके समुद्री तट से आगे समुद्र में कितना अधिकार है। जैसे कि ये समुद्र है, भारत के आगे अरबियन सी, तो अरबियन सागर में भारत का कितना अधिकार है। ये क्या है, ये है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना अधिकार है, यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है बेस लाइन को समझना, यानी आधार रेखा को समझना। और ये जो डॉटेड लाइन है ये है बेस लाइन यानी कि आधार रेखा। और आधार रेखा क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, हाई टाइड, लो टाइड के एग्जांपल से मैंने आपको अभी बता दिया है। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये जो बेस लाइन है, क्या, ये जो डॉटेड बेस लाइन है, यहां से 12 नॉटिकल मील आगे, क्या, 12 नॉटिकल मील आगे एक और लाइन मैंने खींच दिया है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील आगे एक और लाइन मैंने खींच दिया है। और इसमें जो समुद्र का हिस्सा आया, यहाँ पर जो समुद्र का हिस्सा आया, यहाँ पर जो समुद्र का हिस्सा आया बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील आगे तक, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टेरिटोरियल सी यानी कि प्रादेशिक सागर। इसी बीच आपके मन में यह भी सवाल आया होगा कि आखिर नॉटिकल माइल क्या होता है। तो देखिए एक नॉटिकल माइल में होता है 1.852 किलोमीटर, यानी कि 1852 मीटर होता है एक नॉटिकल माइल में। अब ये समझते हैं कि ये जो टेरिटोरियल सी है, यानी ये वाला हिस्सा, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है और ये जो लाइन है इसके बीच का ये जो हिस्सा है टेरिटोरियल सी, आखिर इसमें भारत का कितना अधिकार है। तो देखिए
अगर कोई बाहर का शिप यानी समुद्री जहाज़ इसमें इन करता है, यहाँ से आता है, तो भारत का परमिशन लेना होगा। अगर कोई हवाई जहाज़ इस हिस्सा में आता है तो भारत से उसको परमिशन लेना होगा। अगर कोई समुद्री जहाज़ या हवाई जहाज़ इस क्षेत्र में आता है और भारत से परमिशन नहीं लेता है तो भारत को क्या अधिकार है? भारत को ये अधिकार है कि उस पर वो मिसाइल से फायरिंग कर सकता है, उसको वो शट डाउन कर सकता है। यानी कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर भारत का काफ़ी ज़्यादा अधिकार है। इसके बाद आगे देखते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ से जो आगे का 12 नॉटिकल मील है, यानी कि ये जो हिस्सा बचा इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्टिजियस जोन, यानी कि सन्निहित क्षेत्र। यानी इस हिस्सा को क्या कहते हैं? इस हिस्सा को कहते हैं कॉन्टिजियस जोन, यानी कि सन्निहित क्षेत्र। इस हिस्सा में भारत का कितना अधिकार है? ये जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर भारत का कितना अधिकार है? तो चलिए इसको समझिए। यहाँ पर अगर कोई विदेशी समुद्री जहाज़ आता है या विदेशी हवाई जहाज़ इस रीजन में इन करता है तो वो इन कर सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर वो इस क्षेत्र में आता है तो उसको टैक्स देना होगा, बस इतना ही। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी समुद्री जहाज़ आ सकता है, कोई भी हवाई जहाज़ भी आ सकता है, बशर्ते उसको यहाँ पर भारत सरकार को टैक्स देना होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर किसी देश का नेवी नहीं आ सकता है, किसी देश का फाइटर जेट नहीं आ सकता है। इसके बाद आगे बात करते हैं। ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है, क्या ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है, ये भारत का जो समुद्री सीमा है उसका अंतिम छोर है। क्या अंतिम छोर है? और इसका दूरी 200 नॉटिकल माइल है। कहाँ से? बेस लाइन। जो भी दूरी मापा जाता है, सारा का सारा दूरी मापा जाता है बेस लाइन से, यानी आधार रेखा से। तो जो भारत का समुद्री रेखा है उसका जो अंतिम हिस्सा, ये वाला लाइन आपको दिख रहा है, इसका दूरी कितना है? 200 नॉटिकल मील। कहाँ से? यहाँ से। अब सवाल है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको ध्यान से देखना होगा। इसका जो विस्तार है इतना ही है। कितना? इतना है। यानी कि ये जो बेस लाइन है वहाँ से 12 नॉटिकल मील आगे से आपको स्टार्ट करना है और आपको यहाँ तक आना है। यानी ये जो टोटल का टोटल दूरी हो गया ये वाला, और इस हिस्सा में जो भी समुद्र है उसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता क्या है। आपको एक बार फिर से समझना होगा। ये बेस लाइन है, बेस लाइन के 12 नॉटिकल मील आगे से आपको काउंट करना है और यहाँ से आपको यहाँ तक आना है। तो ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा, ये जो रीजन है, ये जो हिस्सा है, इसी को कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जबकि अगर डिस्टेंस मापना है तो डिस्टेंस आपको बेस लाइन से ही काउंट करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो चर्चा में भी था, चूंकि चेम प्लूटो पर जो हमला हुआ, भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का सीमा यहाँ पर समाप्त होता है और वहाँ से 20 नॉटिकल माइल, और कुल दूरी बेस लाइन से था 220 नॉटिकल माइल। तो आखिर होता क्या है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में? भारत उसमें क्या क्या कर सकता है? यहाँ तक भारत मछली पकड़ सकता है। क्या? यहाँ तक, यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील आगे तक भारत मछली पकड़ सकता है। और यहाँ पर जो भी खनिज संसाधन है समुद्र में, वो सारा का सारा खनिज संसाधन भारत का ही होगा। इसके अलावा और अगर यहाँ पेट्रोलियम मिला वो भारत का होगा, अगर यहाँ पर कोई द्वीप मिला वो भी भारत का होगा। इसके अलावा भारत यहाँ पर कृत्रिम द्वीप भी बना सकता है, आर्टिफिशियल द्वीप जैसा चाइना बना रहा है दक्षिणी चीन सागर में, वो भी भारत यहाँ पर बना सकता है। भारत यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च गतिविधियों को भी बढ़ावा दे सकता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। दोस्तों, मेरा कोशिश यही है कि आज का जो टॉपिक है ये आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये क्या है? लक्षद्वीप है। यहाँ पर तो भारत का ज़मीन है, भारत का भूमि है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये यहाँ भी लागू होगा। यानी यहाँ भी समुद्र के किनारे के जो हिस्सा है वहाँ पर बेसलाइन होगा, फिर उसके आगे 12 नॉटिकल मील तक, जैसे यहाँ मैंने खींचा 12 नॉटिकल मील आगे तक क्या है? टेरिटोरियल सी, यहाँ भी होगा। फिर इसके आगे 12 नॉटिकल मील कॉन्टिजियस जोन, यहाँ भी होगा। फिर इसके आगे 200 नॉटिकल मील का जो लास्ट बाउंड्री होगा वहाँ तक होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ भी सेम कंडीशन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी भारत का ज़मीन है, यहाँ भी भारत का समुद्री तट है। आप में से कई लोग अंडमान शायद गए होंगे, तो अंडमान में भी तो समुद्री तट है ना। तो जहाँ भी समुद्री तट है वहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। वहाँ भी पहले आपको बेस लाइन बनाना होगा, फिर 12 नॉटिकल मील आगे बेस लाइन से क्या होगा? ये टेरिटोरियल सी, फिर आगे जो भी यहाँ पर मैंने बताया वो यहाँ भी होगा। तो एक खास बात आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी देश के पास जितना ज़्यादा टापू होगा, जितना ज़्यादा द्वीप होगा, उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उतना ही बड़ा होगा।
तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भारत को ये फायदा है। दोस्तों इस टॉपिक को चलिए थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। 2 वर्ष पहले का एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आप समझिए ये क्या है। लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के पास भी भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। ये तो आपको समझ में आ गया है, 200 नॉटिकल मील तक, ठीक है। ये तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। 2 वर्ष पहले हुआ क्या था? 2 वर्ष पहले अमेरिकी नेवी का जो एक बेड़ा था भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजरता है, यहाँ से गुजरता है, और अमेरिकी नेवी के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया जाता है कि हमारा जो नौसेना है वो यहाँ से क्रॉस किया। देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में आपको क्या समझ में आया? यहाँ पर ये समझ में आया कि ये 12 नॉटिकल मील के आगे की अगर बात किया जाए तो दूसरे देश का हवाई जहाज़ या समुद्री जहाज़ यहाँ से गुजर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि वो डिफेंस से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। मान लिया कि चाइना अपना समुद्री जहाज़, ये जो 200 नॉटिकल मील का सीमा है, इसके अंदर ला दिया, तो भारत यहाँ पर क्या करेगा? क्या भारत उस पर डायरेक्ट हमला करेगा? भारत उस पर डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, भारत उसको चेतावनी देना शुरू कर देगा, ठीक है, अगर नॉर्मली आ गया तो। लेकिन ये जो हिस्सा है बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील, अगर यहाँ पर कोई भी जहाज़, चाहे नेवी का हो या साधारण भी जहाज़, बिना परमिशन के गुजरता है तो भारत उस पर सीधे मिसाइल से हमला कर सकता है, अगर यहाँ तक की बात है। इसके अंदर किसी भी देश का नेवी नहीं आ सकता है। अगर नेवी आता है तो डायरेक्ट इस पर फाइटर जेट भारत नहीं चला देगा। अगर चाइना का भी आ गया, भारत पहले उसको बोलेगा कि आपको यहाँ से निकल जाना है, ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नॉर्मल जहाज़ यहाँ से गुजर सकता है। जैसे कि मानिए कोई देश का समुद्री जहाज़ है, वो ऐसे यहाँ से गुजर सकता है, भारत उसको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो व्यापारिक जहाज़ होना चाहिए। किसी भी देश का समुद्री जहाज़ भी यहाँ से गुजर सकता है, भारत उसको बोलेगा नहीं, लेकिन फाइटर जेट वगैरह यहाँ से नहीं गुजर सकता है। अब यहाँ से देखिए अमेरिका का एग्जाम्पल, 2 वर्ष पहले 2021 की बात है, भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है लक्षद्वीप में 200 नॉटिकल मील आगे तक है, ये जो इसका द्वीप है वहाँ से। अब अमेरिका का जो नेवी है यहाँ से गुजरता है, सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट भी कर दिया जाता है कि अमेरिकी नेवी यहाँ से गुजरता है। अब सवाल ये है अमेरिका ने इस पर क्या बयान दिया? अमेरिका के द्वारा ये कहा गया कि हम दुनिया भर में व्यापारिक रास्ता को खोज रहे हैं। देखिए समुद्र में भी अगर कोई समुद्री जहाज़ जा रहा है, जैसे कि चेम प्लूटो ही सऊदी अरब से भारत की तरफ आ रहा था, तो इसका भी एक रास्ता होता है। जैसे सड़क में कैसे रास्ता होता है, तो यहाँ भी एक रास्ता होता है, तो समुद्र में भी एक रास्ता होता है और हवाई मार्ग का भी एक रास्ता होता है। तो अमेरिका का ये कहना है कि हम दुनिया भर में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग समुद्री मार्गों की खोज कर रहे हैं। जैसे नया नया सड़क बनाया जाता है ना, तो उसी तरीके से नया नया व्यापारिक मार्ग हम खोज रहे हैं। और अमेरिका का ये भी कहना है कि भले ही हमारा नेवी यहाँ से गुजरा, लेकिन हम इसका कोई मिलिट्री यूज़ नहीं कर रहे थे। मेरा मकसद किसी भी देश को धमकी देना नहीं था। लेकिन आप खुद समझिए, आपके घर के बाहर 10-12 लोग हथियार लेकर पहुँच जाए, तो क्या ये एक सामान्य बात है? ये सामान्य बात नहीं है। तो भारत ने इस पर विरोध भी दर्ज कराया था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा कुछ और बात को करते हैं। अमेरिका के द्वारा जो कुछ भी ये किया गया, भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का उल्लंघन किया गया। अमेरिकी नेवी यहाँ से क्रॉस करती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर से ही। अमेरिका के द्वारा ये कहा गया कि अमेरिकी नेवी का मकसद किसी भी देश को धमकी देना या कुछ ऐसा नहीं था। दोस्तों आपको ये बात तो पता ही होगा कि हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार संचालित होता है, यानी संविधान के हिसाब से ही पूरा जो हमारा सिस्टम है वो चल रहा है। चाहे भारत का मुख्य भूमि का हो, चाहे वो लक्षद्वीप का हो, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो। लेकिन सवाल ये है कि ये जो समुद्र में भारत को अधिकार मिला है या किसी भी देश को अधिकार मिला है, पाकिस्तान का भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ईरान का भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब आप कहिएगा अफगानिस्तान का भी होगा, नहीं, अफगानिस्तान का नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान समुद्र के किनारे नहीं है। सऊदी अरब का भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो अब सवाल ये है कि ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, बेस लाइन, ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया, इसके लिए जो नियम बनाया गया, वो नियम किसके द्वारा बनाया गया? तो ये नियम बनाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नियम बनाया गया। हुआ क्या, यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, एक लंबा समय तक सम्मेलन चला, और 1982 में क्या, 1982 में लगभग 160 देश राजी होते हैं कि हाँ, समुद्र के लिए भी कुछ नियम बनना चाहिए। तो इस तरीके से अनक्लोज का निर्माण हुआ। अनक्लोज का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यानी यूनाइटेड नेशन में एक सम्मेलन हुआ, सी का मतलब कन्वेंशन, एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में लॉ ऑफ सी यानी समुद्र के लिए कानून का निर्माण किया गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे कि ये है पाकिस्तान, ये है भारत। आपने कई बार सुना होगा कि पाकिस्तान ने भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया। तो भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने का अधिकार कहाँ तक है? तो वो अधिकार है भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अधीन। ठीक है, क्योंकि इसके बाहर जो समुद्र है उसको कहा जाता है हाई सी। क्या?
यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा है हाई सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक ही मछली मारने का अधिकार है। अगर पाकिस्तान का मछुआरा है तो पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ तक वो मछली पकड़ सकता है। और उसके आगे क्या है, उसके आगे हाई सी है, तो वहाँ पर मछली पकड़ने का अधिकार नहीं है। तो गुजरात के तट की अगर बात किया जाए तो यहाँ जो भी मछुआरे हैं, भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसी में उनको मछली पकड़ने का अधिकार है। तो देखिए आप ज़रा खुद समझिए, जब ये नियम नहीं था, यूनाइटेड नेशन ने 1982 में जब ये नियम नहीं बनाया था, उसके पहले की अगर बात किया जाए तो भारत का मछुआरा मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, पाकिस्तान का मछुआरा यहाँ पहुँच गया, तो किस देश के मछुआरे कहाँ तक मछली पकड़ेंगे, किस देश का समुद्र पे कितना ज़्यादा राइट होगा, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद होता था। तो इसी वजह से ये नियम बना और उस समय 160 देश थे। ये नियम कब बना, समुद्र में नियम को लेकर के, लॉ ऑफ सी पर 1982 में, और इसको लागू कब किया गया 1994 में। और भारत ने इस पर सहमति कब दिया, भारत ने इस पर सहमति दिया 1995 में। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आर्टिकल 58 क्या, आर्टिकल 58 क्या है, यानी अनक्लोज का ये जो कानून है इसका आर्टिकल 58 क्या कहता है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए थोड़ा देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आज से 2 वर्ष पहले अमेरिकी नेवी क्या करता है, लक्षद्वीप के पास जो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यहाँ पर 200 नॉटिकल मील तक चूँकि उसका फैलाव है, तो इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ही उसका नेवी क्रॉस करता है। अमेरिका ने ये कहा कि हमने कोई अनलॉफुल, क्या अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं किया, हमने कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया। तो देखिए अगर किसी देश का नेवी यहाँ पर आ रहा है तो अगर देखा जाए तो ये गैर कानूनी ही कार्य है। जैसे कि मान लिया कि कोई व्यक्ति आपके पास बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति 10 बॉडीगार्ड के साथ आ रहे हैं, आपके पास क्या मैसेज आएगा, आपके दिमाग में क्या मैसेज आएगा, जाहिर सी बात है ये जो शब्दों के साथ घुमाव फिराव है, यानी कि जो शब्द लिखा हुआ है आर्टिकल 58 में क्या लिखा हुआ है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी दूसरे देश के जो नेवी है, वायुसेना है, उसके द्वारा नहीं किया जाएगा। अब कोई अमेरिका अपना फाइटर जेट यहाँ पर घुमाए और कहे कि हम तो बस ऐसे ही यहाँ पर घुमा रहे हैं, ये कोई मतलब हुआ? आप यहाँ पर घुमाइए, आप अपना नेवी यहाँ तक ला रहे हैं, आप नेवी यहाँ से ला सकते हैं जहाँ पर भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं है, ये क्या मतलब हुआ? यानी अमेरिका क्या कर रहा है, आप समझ रहे हैं ना, अमेरिका शब्दों के साथ यहाँ पर खेल रहा है। जो कानून है आर्टिकल 58 में जो वर्ड मेंशन है अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करना है, तो अमेरिका बोल रहा है कि नहीं हम तो यहाँ आ गए हैं और अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं। अरे भाई ये अनलॉफुल एक्टिविटी ही तो है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आखिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है और किस तरीके से उसका डिवीज़न किया गया है। देखिए सबसे पहले क्या है, इंटरनल वाटर एक बात, उसके आगे क्या है, उसके आगे है बेस लाइन 2 बात, उसके आगे क्या है टेरिटोरियल सी यानी 3 बात, उसके आगे क्या है कॉन्टिजियस जोन यानी सन्निहित क्षेत्र 4 बात, और उसके आगे क्या है, ये जो लाइन है ये लास्ट बाउंड्री है भारत के समुद्री सीमा का। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लास्ट मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। ठीक है, तो यहाँ तक भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विस्तृत है और इसके आगे का जो समुद्र है उसको कहा जाता है हाई सी। एक और टॉपिक पे बात कर लेते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है। चलिए ज़रा ये समझते हैं कि भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो तो 200 नॉटिकल मील आगे तक है, तो भारत श्रीलंका के बीच क्या होगा? क्योंकि यहाँ देखा जाए 200 नॉटिकल मील की अगर बात किया जाए तो वो तो रेखा कुछ यहाँ तक ठहरेगा, श्रीलंका का एक बड़ा भाग उसमें आ जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है, जहाँ पर ये जो सिंपल कानून है अनक्लोज का, चूँकि अनक्लोज में 167 देशों ने साइन किया है, तो जहाँ पर अनक्लोज का जो सिंपल कानून है लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैसे हो पाएगा आप खुद देखिए ना, 200 नॉटिकल मील में तो यहाँ तक आ जाएगा लगभग। तो ऐसे में 2 देश जो हैं आपस में बात करते हैं और एक मोटा मोटी लाइन खींच लेते हैं कि इसके इधर का समुद्र भारत का, इसके इधर का समुद्र श्रीलंका का। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया है, आपको अच्छा लगा है आज का वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।